हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कैलाश बौद्ध आज आपके सामने बहुत ही रोचक वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो का शीर्षक है ल्हासा से धर्मशाला, अर्थात परम पावन दलाई लामा जी ल्हासा से धर्मशाला। इस वीडियो के संबंध में मैं इसमें जिक्र करूँगा कि परम पावन दलाई लामा जी ल्हासा से धर्मशाला तक किस रास्ते से वो कैसे पहुँचे। इसमें बहुत ही रोचक कहानी है उनकी। जब भारत में वो पधारे तो उनका स्वागत कैसे किया गया, वो पूरा उसमें यात्रा वृत्तांत है, बहुत ही रोचक है। मैं जब उनकी पुस्तक, उनकी जीवनी फ्रीडम एंड एग्जाइल अर्थात निष्कासन में स्वतंत्रता को पढ़ रहा था तो एहसास हुआ कि जो इसमें कहा जा रहा है वो आप लोगों तक रखना चाहिए। आप लोगों को भी समझना चाहिए कि ल्हासा से लेकर के धर्मशाला तक परम पावन जी कैसे कैसे आए। किस सबसे पहले जब परम पावन दलाई लामा जी 1959 में भारत की सीमा में पधारे थे, अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश किए थे, तो उस समय उनका स्वागत करने वाले परम पावन जी के दुभाषिए और भारत सरकार के अधिकारी उपस्थित थे। उन दुभाषिए का नाम जो सोनम तोपगेल काजी ऐसा जिक्र किया जाता है, और भारत के अधिकारी मिस्टर मेनन बॉर्डर पर उपस्थित थे। और जैसे ही परम पावन दलाई लामा जी भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं तो उनके स्वागत में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये तार परम पावन जी को सौंपा गया। इसमें लिखा था, मैं और मेरे सहयोगी भारत सुरक्षित पहुंच जाने के लिए आपका स्वागत करते हैं। हमें आपको, आपके परिवार को तथा साथियों को भारत में निवास के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में प्रसन्नता होगी। भारत की जनता, जिसके मन में आपके प्रति गहरा भक्ति भाव है, आपको सदा अपना पारंपरिक आदर प्रदान करती रहेगी। सद्भावनापूर्वक नेहरू। तो इस लेटर से, इस पत्र से स्पष्ट हो जाता है कि भारत की जनता का तिब्बत के दलाई लामा और गुरुओं के प्रति जो सम्मान है वो आज से नहीं, हजारों वर्ष प्राचीन रहा है। जब जब परम पावन भारत आए तब तब लोगों का उनके प्रति स्नेह रहा है, आदर रहा है। तो फिर आगे परम पावन जी अपनी जीवनी में लिखते हैं कि बोमडिला जिले के फिर कमिश्नर के परिवार में वो गए, वहाँ उनकी अच्छी देखभाल की गई और 18 अप्रैल 1959 को सवेरे मुझे जीप से फुट हिल्स नामक सैनिक शिविर ले जाया गया, जहाँ भारतीय सेना ने उनकी सलामी दी, भारतीय सैनिकों ने उनकी सलामी दी। तो जो पहला इम्प्रेशन, पहला जो सत्कार था भारत के बॉर्डर पर, इस तरह से पूरा सरकारी माध्यम से, पूरे राजकीय सम्मान से परम पावन जी का किया गया था। तो इस कड़ी में मैं कहना चाहता हूँ कि अक्सर लिखा जाता है कि परम पावन दलाई लामा और तिब्बत के लोग भारत में भाग करके आए, तिब्बत से भाग करके आए। तो साथियों, ये शब्द अच्छा नहीं लगता, भागना उचित नहीं लगता है। जब आप देख सकेंगे अगर कोई भाग करके आता तो उसका कहीं सेवा सत्कार, इतना भाव, इतना प्रेम नहीं दिखाई देता है। तो ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि भागना शब्द, भाग कर आना नहीं करना चाहिए। परम पावन जी बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वैज्ञानिक हैं। परम पावन जी बहुत, उनके बारे में कह पाना, उनके ज्ञान के बारे में अंदाज लगा पाना भी संभव नहीं होता है। तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ये शब्द भाग कर आ गए, ये बहुत ही निम्न स्तर का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फिर वहाँ से जब बोमडिला से निकलते हैं, बोमडिला से तेजपुर आते हैं, तेजपुर के बाद फिर परम पावन जी निश्चित हो गया कि वहाँ से उनको मसूरी जाना है। तो जब मसूरी आते हैं तो उस आते समय के यात्रा में लोगों का जो हुजूम था वो देखते ही बनता है। लोगों का जो रास्ते में उनका स्वागत के लिए हुजूम था, तेजपुर से लेकर के मसूरी तक का, वो देखते ही बनता है। उनकी जीवनी, उनकी पुस्तक निर्वासन में स्वतंत्रता, उसमें देखें तो उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि रास्ते में हजारों नहीं तो सैकड़ों लोग, जहाँ से भी मेरा दल निकलता, रास्ते के दोनों ओर हाथ हिलाते और मेरा स्वागत करते दिखाई देते।
मसूरी तक की पूरी यात्रा में यही दृश्य सर्वत्र बना रहा, हर जगह यही दृश्य देखने को बना रहा। कई स्थानों पर गाड़ी चलाने के लिए पटरियां तक खाली करनी पड़ी। तो परम पावन जी का देखिए कि कई जगह पर रास्ताएं खाली कर, लोग, भारत के लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए कि परम पावन दलाई लामा जी आ रहे हैं। तो ये उनके स्वागत में, और कोई अगर ऐसे ही कोई भाग करके आया हो तो उनके स्वागत में शायद इतने लोग खड़े नहीं होंगे। यह खबर गांव-गांव में बड़ी तेजी से फैल गई थी और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा होगा जिसे पता न हो कि इस ट्रेन से मैं जा रहा हूँ, अर्थात इस ट्रेन में परम पावन दलाई लामा जा रहे हैं। जगह जगह हजार लोग नारे लगा रहे थे, दलाई लामा की जय, दलाई लामा जिंदाबाद, दलाई लामा की जय, दलाई लामा जिंदाबाद। बहुत भावुक दृश्य था। 3 स्थानों, जब वहाँ से निकले तो 3 स्थान, सिलीगुड़ी, बनारस और लखनऊ में, वो कहते हैं कि लखनऊ में तो मुझे डिब्बे से बाहर निकलकर फूलों की बौछार करती, जयकार करती विशाल भीड़ को संबोधित भी करना पड़ा। लोग इतने ज़्यादा उतावले थे, इतने ज़्यादा परम पावन जी को सुनने के लिए इच्छुक थे कि परम पावन जी को ट्रेन से उतर कर उनको संबोधित भी करना पड़ा। यह संपूर्ण यात्रा एक विलक्षण स्वप्न की तरह थी। अब पीछे मुड़कर इस घटना पर नज़र डालता तो उस समय इतनी अपार शुभकामना देने के लिए भारत की जनता का मैं बहुत कृतज्ञ महसूस करता हूँ। ये परम पावन जी के अनुभव है, ये परम पावन जी की भावना है। कितनी जोरदार स्वागत उस समय किया था। फिर आगे लिखते हैं, कई दिन का सफ़र तय करने के बाद ट्रेन आखिरकार देहरादून स्टेशन पर आ खड़ी हुई। यहाँ भी मेरा ज़बरदस्त स्वागत किया गया। यहाँ से हम कार द्वारा घंटे भर की यात्रा करके मसूरी पहुँचे। फिर मसूरी पहुँचने के बाद यहाँ परम पावन जी को बिरला हाउस में ले जाया गया, जो भारत के एक प्रमुख व्यापारी घराने का भवन है, और यहाँ भारत सरकार द्वारा मेरे रहने का प्रबंध किया गया। तो इस तरह से आप देख सकेंगे कि बोमदिला से लेकर के मसूरी तक लाखों हजारों लोगों ने परम पावन जी और उनके साथ आए हुए लोगों का स्वागत किया। तो हालांकि उस समय सारे के सारे लोग मसूरी नहीं आ गए थे, तो उनको रहने के लिए बक्सर जगह, जो कि आज बंगाल क्षेत्र में पड़ती है, वहाँ पर दिया गया था। लेकिन परम पावन जी और उनके परिवार मसूरी पधार गए थे। मौसम के अनुकूल यहाँ स्थान उनको दिया गया था। फिर परम पावन जी मसूरी में आकर के निवास करने लगे। मसूरी में लगभग 1 वर्ष तक यहाँ वह रहे। तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा सत्कार, कितना ज़्यादा प्यार उनको मिला, भारत के लोगों के द्वारा उनको मिला। फिर उसके बाद 24 अप्रैल को पंडित नेहरू स्वयं मसूरी आए और हम 4 घंटे तक एक दुभाषिए की सहायता से अकेले बातें करते रहे। मैंने उन्हें पिछली दफ़ा तिब्बत लौटने से लेकर मैंने उन्हें बताया कि उन्हीं के आग्रह पर मैं वापस लौटा था। अब तक हुई एक घटना उनको बताई कि जो भी आपने कहा था, जब 1956 में भारत आए थे, उस समय नेहरू जी के साथ जो वार्ता हुई थी, वो उसको परम पावन जी ने पूर्ण रूप से पालन किया। वो पूरी घटना उन्होंने उनको बताई। और आगे लिखते हैं कि मैंने बताया कि मैंने वही सब कुछ किया जो उन्होंने मुझसे कहा था। चीनियों के साथ सही और ईमानदारी से व्यवहार किया, जहाँ जरूरी समझा उनकी आलोचना भी की, और 17 सूदी जो सूत्रीय अनुबंध था, एग्रीमेंट था, उसका भरपूर पालन करने की चेष्टा की। सभी जानते हैं कि परम पावन जी ने तिब्बत के आज़ादी के संघर्ष के लिए तिब्बत में रह करके पूरी जी जान से मेहनत की थी। तो उनका जो एक प्रकार से उनकी जो कोशिश थी, वो बहुत ही मजबूत कोशिश, बहुत ही गंभीर कोशिश थी। तो इसके बारे में फिर इसके बाद आगे कहते हैं, जब उनकी बातचीत हुई, बातचीत के बाद फिर अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि इसके बाद पंडित नेहरू ने अर्थात इसके बाद उन्होंने शरणार्थियों के बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करनी शुरू की, और बहुत जल्द इसकी योजनाएं इतने उत्साह से बनाने लगे कि मीटिंग समाप्त होने समय यह लगने लगा कि इसे उन्होंने अपना व्यक्तिगत मसला बना लिया है। पंडित नेहरू ने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई, और बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने ऐसी कोशिश की जैसे कि उनका अपना व्यक्तिगत मसला हो, कोई तिब्बत का खुद का मसला न हो। उन्होंने कहा कि जहाँ तक उनका सवाल है, वे हमें काफ़ी समय के लिए भारत का मेहमान मानते हैं। अर्थात पंडित नेहरू ने कहा था कि आपको लंबे समय तक के लिए भारत का
मेहमान मानते हैं और हमारे बच्चे भी भविष्य के सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। बहुत बड़ी बात कही थी कि आपको लंबे समय तक, आप लोगों को लंबे समय तक भारत का मेहमान मानते हैं और आपके जो बच्चे हैं वो हमारे भविष्य के, तिब्बत के भविष्य की मूल्यवान निधि है। ये पंडित नेहरू जी के शब्द थे। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि परम पावन जी तिब्बत से भाग करके आए, तिब्बती लोग भाग करके आए? नहीं कहा जा सकता। एक मकसद से, एक इस विरासत को संभालने के लिए, इस धर्म और संस्कृति शिक्षा की विरासत को संभालने के लिए भारत आए। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा उनके किताबों को पढ़ करके लगता है। और आगे पंडित नेहरू ने कहा था कि उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और तिब्बती संस्कृति को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि उनके लिए अलग स्कूलों की व्यवस्था की जाए। इसलिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र सोसाइटी फॉर तिब्बत एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी जो सोच थी परम पावन जी की और पंडित नेहरू जी की, बहुत बड़ी सोच थी कि एक अलग सोसाइटी बननी चाहिए, अलग स्कूल्स बनने चाहिए, जिससे कि बच्चे जो आ रहे हैं, जो तिब्बत के लोग हैं, जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो अपनी कला संस्कृति शिक्षा को संभाल सकें। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपकी जो भी स्कूल की व्यवस्था है, जो भी खर्चे आय व्यय होंगे, वो भी भारत सरकार वहन करेगी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो वाकई भारत का जो सहयोग है उस समय, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का, नेहरू जी का परम पावन जी के लिए एक उम्मीद थी, एक सहयोग था, तत्काल रूप से देखने को मिलता है। फिर आगे परम पावन जी कहते हैं कि दिल्ली ने कभी हमारे जीवन में, दिल्ली मतलब भारत सरकार ने, कभी हमारे जीवन में कि मैं और मेरे निरंतर बढ़ रहे तिब्बती देशवासी कैसा और क्या जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हस्तक्षेप नहीं किया है। तो भारत ने कभी भी तिब्बती जो समुदाय है, जो अध्ययन कर रहे हैं, अपनी विरासत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कभी हस्तक्षेप नहीं किया है, ये परम पावन जी कहते हैं। उन्होंने ये अपना एक प्रकार से भाव रखा और अपनी जीवनी में आगे कहते हैं कि फिर जब वो बिरला हाउस में रह रहे थे, बिरला हाउस के मैदान प्रति सप्ताह प्रवचन देना आरंभ कर दिया। क्यों, बहुत सारे लोग आ रहे थे तो प्रवचन देना आरंभ कर दिया। इससे मुझे भी विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलने का अवसर मिलता था और मैं उन्हें तिब्बत की वास्तविक स्थिति बता सकता था। इससे मुझे अपने और तिब्बतियों के बीच की वे अनेक औपचारिकताओं को समाप्त करने का भी अवसर मिला, जिनका निभावना तिब्बत में आवश्यक था। मैं हमेशा महसूस करता था कि समय के अनुसार प्रथाएं बदलती रहनी चाहिए। यहाँ मैंने लोगों से अक्सर कहता था कि मत भूलो कि हम लोग शरणार्थी हैं। ये परम पावन जी हमेशा उनसे कहते थे कि मत भूलिए, हम शरणार्थी हैं, हम लोग को एक अपने दायरे में रह करके अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को संभालना है। तो ये परम पावन जी की जीवनी से प्राप्त होता है। फिर आगे कहते हैं कि मैंने यह भी निश्चय किया कि जब भी कोई मुझसे मिलने आएगा उतनी ही ऊंची कुर्सी पर बैठेगा जितनी मैं बैठता हूँ। अक्सर होता है कि जब बड़ा आदमी आता है तो उसके लिए बहुत बड़ा आसन या कुर्सी लगा देते हैं और फिर दूसरा बहुत नीचे कुर्सी रख देते हैं। तो हालांकि ऑफ कोर्स परम पावन जी आसन ऊंचा ही होता है, उनका अवलोकितेश्वर है, साक्षात बुद्ध हैं, आसन ऊपर ही होता है। लेकिन परम पावन जी की एक, क्या कहते हैं इसको, उनके दिल को देखिए कि उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी बराबर लोगों के साथ बैठूंगा, अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानूंगा। पिछले नियम के अनुसार, अर्थात जो तिब्बत में जो नियम कानून होते थे, मुझसे नीची कुर्सी पर ही लोग बैठते थे, क्योंकि परम पावन है, दलाई लामा है, तो कौन बैठ सकता। तिब्बत की उस समय परंपरा थी, आज भी ऐसा ही है। हालांकि लोग उनके ऊपर, उनसे ऊंचे आसन पर नहीं बैठते हैं। जहाँ भी आप देखेंगे तो परम पावन जी के नीचे ही बैठते हैं, उनके चरणों में ही बैठते हैं। ये गुरु की और शिष्य की परंपरा है, तो आज भी निर्वहन हो रहा है। और फिर आगे लिखते हैं परम पावन जी, मसूरी लौटने के कुछ ही समय बाद मुझे पता चला कि सरकार हमें स्थायी रूप से रहने के लिए धर्मशाला नामक एक स्थान पर भेजने की योजना बना रही है। यह खबर बहुत ही हैरान करने वाली थी और मैं चिंतित हो उठा। मैंने नक्शे में इसे ढूंढकर निकाला और पाया कि यह भी मसूरी की ही तरह हिल स्टेशन है, पहाड़ पर बसा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर है।
अधिक खोजबीन करने पर मुझे पता चला कि मसूरी से जहां दिल्ली पहुंचने में केवल 4 घंटे लगते हैं, वहीं धर्मशाला से पूरा दिन लग जाता है। मुझे अब शक होने लगा कि भारत सरकार हमें संचार की सुविधाओं से दूर किसी ऐसे स्थान पर छिपा कर रख देना चाहती है जहाँ से हम बाहरी दुनिया के लिए एकदम गायब हो जाएं। तो ये उस समय लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको छुपा करके रखा जा रहा है, लेकिन ऐसा भारत सरकार ने का विचार नहीं होगा, क्योंकि उस समय भारत सरकार का यही विचार रहा होगा कि अच्छे से अच्छी सुविधाएं दी जाए, अच्छे से अच्छे स्थान प्रदान किया जाए जो कि उनके अनुकूल हो, मौसम के अनुकूल हो और जहाँ पर लोग रह सकें। तो ये हालांकि परम पावन जी अपने जीवनी में लिखा है कि ऐसा उनको महसूस हुआ। फिर उसके बाद जब मसूरी रहने के लिए, मसूरी से धर्मशाला रहने के लिए एक निश्चय हुआ, तो आगे वो लिखते हैं कि मैंने इसलिए प्रार्थना की कि मुझे वहाँ किसी तिब्बती अधिकारी को यह देखने के लिए भेजने की अनुमति दी जाए। मतलब भारत सरकार से कहा कि मुझे पहले अनुमति दीजिए कि मैं धर्मशाला अपने अधिकारी को भेजता हूँ कि धर्मशाला जगह कैसी है, कि अनुमति दी जाए कि यह स्थान हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं, कि आप मुझे ऐसे ही जंगल में कहीं डाल दोगे। मेरी बात मान ली गई और मैंने अपने काशा के एक सदस्य जेटी कुंडेलिंग को वहाँ का जायज़ा लेने के लिए भेज दिया। एक सप्ताह बाद जब वे वापस आए तो उन्होंने बताया, अर्थात घोषणा की कि धर्मशाला का पानी मसूरी के दूध से ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने तुरंत वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। परम पावन जी अक्सर कहते हैं, बहुत बार ये कहते हैं कि जब मैं अपने पुराने दिन को याद करते हैं कि धर्मशाला का जो पानी है वो मसूरी के दूध से भी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि मसूरी में पानी ख़राब है या वहाँ पर ठीक नहीं है, लेकिन परम पावन जी अपना विचार है। जो अधिकारी ने रिपोर्ट दी थी तो रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा और खुशी खुशी उसको स्वीकार करने के बाद परम पावन जी धर्मशाला आ गए। तो इस प्रकार से मसूरी से धर्मशाला आने का एक जो वजह जो थी, एक जो रास्ता था, ऐसा इस प्रकार से बना। फिर आगे अपनी जीवनी में जिक्र करते हैं कि मेरी धर्मशाला की यात्रा ट्रेन तथा मोटर गाड़ी दोनों से पूरी हुई। मसूरी से लेकर के फिर धर्मशाला जब आए तो कार से, ट्रेन से, दोनों से आए। अपने दल के साथ में 29 अप्रैल 1960 को मसूरी से चला। 29 अप्रैल 1960 को परम पावन जी और उनके लोग वहाँ से चले और दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश के पठानकोट स्टेशन पर जा उतरा। तो उस समय जो पठानकोट आज पंजाब में, उस समय हिमाचल में था, तो वहाँ पर मैं उतर गया। इसके बाद जो मोटर का जो सफ़र है वो आगे लिखते हैं। इसके बाद मोटर का सफ़र मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। घंटा भर सड़क पर चलने के बाद मुझे दूर दूर तक पहाड़ की सफ़ेद ऊंची चोटियां दिखाई देने लगीं। हम उन्हीं की दिशा में चले जा रहे थे। मार्ग में हमें देश का कुछ सबसे सुंदर प्रदेश देखने को मिला। हरे विशाल मैदान, जगह जगह वृक्ष और चारों तरफ रंगीन लहराते फूल। 3 घंटे बाद हम धर्मशाला के केंद्र में पहुंच गए, जहां मैंने अपनी लिमोजिन छोड़कर कुछ मील दूर अपने घर तक की जीप पर सवारी की, जो मैक्लोडगंज नामक बस्ती के बिल्कुल ऊपर बना था और इसके सामने विशाल घाटी फैली हुई थी। तो इस प्रकार से देखें कि परम पावन जी ल्हासा से लेकर के फिर बोमदिला से लेकर के मसूरी, बोमदिला तेजपुर से सिलीगुड़ी, फिर लखनऊ से देहरादून, मसूरी से होते हुए फिर धर्मशाला पहुँचे। तो ये जो यात्रा मैं संक्षेप में आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ल्हासा से धर्मशाला आ गए। जो लोग नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से धर्मशाला में पहुँचे। तो उस समय धर्मशाला, यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि ये खाली जगह था, एकमात्र ये एक पहाड़ी मात्र था, जंगल जैसा था। यहाँ लोग नहीं रहते थे, स्थानीय लोग रहते थे। तो परम पावन जी आने के बाद फिर यहाँ बहुत सारे घर बन गए। आज तो देखें तो पूरा शहर बन गया। तो ये जो एक छोटा सा वृतांत है, ऐसा नहीं मैं बहुत ज़्यादा इतिहास के बारे में जानता हूँ। जो भी गलती हुई हो तो मुझे इसके बारे में ज़रूर अवगत कराएं। तो ये संक्षेप में परम पावन जी की जो यात्रा, संक्षेप में यात्रा वृतांत ल्हासा से धर्मशाला शीर्षक पर मैं बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को नमो बुद्धाय। टच द लिंक।